हेलो व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। रिसेंटली दिवाली फेस्टिवल के टाइम पे मैं अपने नेटिव गया हुआ था। दिवाली के टाइम पे मेरे कुछ दोस्तों से मेरी बातें हुई। डेफिनेट है कि स्टॉक मार्केट की बातें तो आनी ही है, और ऊपर से स्टॉक मार्केट अभी जो इतना गिर रहा है, ये अभी का बहुत ही एक हॉट टॉपिक रहा। जब मैं इन लोग से बात कर रहा था तो एक बहुत सा कॉमन टॉपिक भी आ रहा था, जहाँ पे था कि यार तेरे को जब इतना सब पता है तो तू खुद ही हमारे पैसे क्यों इन्वेस्ट नहीं करता। बहुत सारे दोस्तों ने जब ये बात बताई तो मेरे को भी एक थॉट आया कि यार बात तो सही है इनकी। अगर मैं भी अगर अच्छे से खुद का इन्वेस्टमेंट के साथ इनका भी इन्वेस्टमेंट देख सकता हूँ तो क्यों नहीं। दोस्तों, आज हम यही कहानी को आगे लेके एक बहुत ही सिंपल सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट देखेंगे, जो होता है म्यूचुअल फंड्स। यही कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स और उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, जब मेरी बातें हुई तो उनके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब लोग मेरे को 1-1 लाख रुपए देंगे। सिंस 9 ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे को 1-1 लाख देने को तैयार थे, 1 लाख मैं अपने साइड से भी ऐड करके टोटल कॉर्पस ऑफ 10 लाख को मैनेज करने का डिसाइड कर रहा था। कहानी को आगे बढ़ाते हुए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड्स हमें क्यों करना चाहिए और इसके एडवांटेजेस क्या है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम सभी दोस्तों ने मिलके 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ये इन्वेस्टमेंट कॉर्पस हमारा जो 10 लाख बन गया, वो एक पूल अकाउंट की तरह हो जाता है, इन विच आपका इन्वेस्टमेंट एज अ फंड मैनेजर 10 लाख रुपीज होता है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के यहाँ पे 1 लाख रुपीज ईच इन्वेस्ट हुए होते हैं। सेकेंड, यहाँ पे आपको एडवांटेज होगा, लेट्स से अगर मैं खुद का सिर्फ 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को डाइवर्सिफिकेशन करने का इतना ऑप्शंस नहीं मिलेगा। 1 लाख में मैं कितनी जगह पर डाइवर्सिफाई कर पाऊंगा। बट अगर एक कॉर्पस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है तो एज अ फंड मैनेजर वही चीज को मैं मल्टीपल जगह पे डाइवर्सिफाई कर पाऊंगा। तो थर्ड पॉइंट, यहाँ पे अगर आपने देखा तो मेरे सारे दोस्त लोग का प्रोफेशन अलग अलग था, बट सिंस मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट और मेरा थोड़ा सा एक्सपर्टीज था कंपेयर टू देम ऑल, इन्होंने मेरे को बोला कि तू ही फंड को मैनेज करेगा, सो आई बिकम द फंड मैनेजर। आई एम कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल, एंड मेरी एक टीम रहती है जो पूरा रिसर्च करती है, और ये रिसर्च करने के बाद वी एज अ फंड मैनेजर एंड द रिसर्च टीम हम लोग डिसाइड करते हैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। द एंटायर कॉर्पस ऑफ 10 lakhs इज हैंडल्ड बाय द प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसमें और एक एडवांटेज होता है, कई बार एज आई मेंशन्ड अर्लियर, लेट्स से ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस अगर मुझे आज एमआरएफ का शेयर बाय करना होगा तो आई वोंट बी एबल टू डू इट, बिकॉज एमआरएफ का शेयर मोर देन 1 लाख का शेयर प्राइस चल रहा है। बट अगर मैं वही चीज एज अ फंड मैनेजर देखने जाऊंगा तो आई विल बी एबल टू, बिकॉज अब मेरे पास एज अ टोटल कॉर्पस 10 लाख रुपीज है। तो इफ आई वांट आई कैन गो एंड परचेज एन एमआरएफ शेयर। ठीक है, यहाँ पे हमें और एक चीज का एडवांटेज हो जाता है, एज अ पूल ऑफ मनी, एज एन इन्वेस्टमेंट कॉर्पस ऑफ 10 lakhs वी गेट एक्सेसिबिलिटीज टू मल्टीपल एसेट्स। और ये चीजें अगर हम इंडिविजुअली करने जाएंगे तो या तो हमें बहुत ही कॉस्टली पड़ेगी, या तो हमें इफेक्टिव नहीं होगी। एंड द लास्ट थिंग इज, आप यहाँ पे एज आई वॉज मेंशनिंग अर्लियर, सिंस आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, यू कैन डाइवर्सिफाई इट अक्रॉस इक्विटी में कर सकते हो, आपको फॉरेन इक्विटी में करना है तो वहां पे भी कर सकते हो, आपको गोल्ड में करना है कर सकते हो, आपको फिक्स्ड इनकम में करना है कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखो तो when I have to invest 1 लाख रुपीज, मे बी मेरे पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे, बट when I have to invest as a fund manager 10 लाख रुपीज, मेरे पास ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज आई हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल जो मैं मल्टीपल जगह पे डाइवर्सिफाई करते हुए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो दैट्स द रीजन म्यूचुअल फंड्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स for the investors. Next, let's start understanding what are the few terminologies used in the mutual fund. उसमें से सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है AUM, which is known as assets under management. यहाँ पे अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इज नथिंग बट जो 10 लाख रुपीस का कॉर्पस इनिशियली जो हम लोगों ने रेज किया था, जो एज अ फंड मैनेजर मैं हैंडल करने का स्टार्ट किया, वो बन जाता है अपना asset under management. Now this assets under management can be invested into multiple assets. As you can see, जो पहला asset अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि 65% मुझे इक्विटीज में डालना है, मैं 6,50,000 इक्विटीज में डालूंगा। The next 30% which is 3 लाख रुपीज अगर मेरे को बॉन्ड्स में डालना है, then in the bonds also I'll have an option कि कौन से कंपनी के बॉन्ड्स में मुझे इन्वेस्ट करना है। The last thing which is cash, तो as a fund manager I can decide मुझे कैश में कितना रखना है, मुझे बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्ट करना है,
how much in the money markets, how much in the US equities, gold, etc. etc. So as a fund manager, जो भी assets जो वो handle करते हैं, that is known as assets under management. Today, when as a fund manager I start with 10 lakhs capital, tomorrow जब वो 12 लाख बन जाएगा, then my assets under management will be considered as 12 lakh rupees. So ये तो हो गया AUM. Now the next thing is, अभी हम इसको launch कैसे करेंगे? So जब मैं इन सब दोस्तों को मिला, तो सिंस इट वाज द टाइम ऑफ दिवाली, हम लोग डिसाइड किए कि दिवाली के टाइम पे लेट्स स्टार्ट आवर फंड बिकॉज इट्स एन ऑस्पिशियस टाइम. तो मैंने इन सब लोग को बोला, भाई लोग, मैं दिवाली के ऊपर अपना एक नया फंड लेके आ रहा हूँ. सो वी कॉल इट एज अ न्यू फंड ऑफर. न्यू फंड ऑफर इज नथिंग बट सबसे फर्स्ट टाइम जब मैं अपना फंड को लॉन्च कर रहा हूँ इन द मार्केट. ओके, सो हियर व्हेन आई सेड दिवाली पे मैंने अनाउंसमेंट किया कि आई एम लॉन्चिंग अ फंड, द नेक्स्ट थिंग इज आई हैव टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ माई इन्वेस्टर्स कि व्हेन एम आई ओपनिंग द सब्सक्रिप्शन. सो लेट्स से हाइपोथेटिकली हम लोग इनको बोलते हैं कि हमने 1 नवंबर से सब्सक्रिप्शन ओपन कर दिया. सी ऑल द इन्वेस्टर्स जिनको मैं मिला, जिनसे मेरी बातें हुई, जिनको भी इंटरेस्ट होगा वो एप्लीकेशन फिल करेंगे. वाया द एप्लीकेशन मी एज अ फंड मैनेजर और द फंड मैनेजमेंट कंपनी, मेरे को पता चलेगा कितने लोग इंटरेस्टेड है और उनका कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट होने वाला है. द नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन द एनएफओ इज द स्टॉप डेट और द सब्सक्रिप्शन एंड पीरियड. यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब भी मैंने सब्सक्रिप्शन ओपन किया, वहां से लेके मेरे को एक डेट रखना होगा जब तक मैं न्यू कैपिटल को एक्सेप्ट करूंगा. सो इन दिस एग्जांपल वी हैव कंसिडर्ड कि मैं फंड्स को एक्सेप्ट करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ नवंबर टिल 30th ऑफ नवंबर. एंड वंस द सब्सक्रिप्शन एंड्स, उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने फंड्स एक्यूमुलेट हुए, एंड बेस्ड ऑन द फंड्स जो मेरे पास एक्यूमुलेट हुए, मैं उसको एज पर आवर रिसर्च टीम एंड एज पर द इन्वेस्टमेंट टीम मैं उसको मार्केट में लगा दूंगा. सो देन वंस I invest all of this capital, मेरा fund live हो जाएगा, and that is when we call it as the fund has got launched in the market. So ये हो गया AUM and NFO. The third one, which is very important, is NAV. NAV is nothing but net asset value. Okay, as you can see in our example, हम लोगों के assets जो थे, जो हम लोग 10 लाख रुपीज capital consider कर रहे हैं, so that is called as an asset. So initially मैं क्या करूंगा, I'm going to keep the price as 10 rupees because 10 rupees is the uniform price in Indian mutual fund industry. Usually अगर आप कोई भी NFOs को देखोगे, तो as per the mutual funds, a new scheme starts its NAV with 10 rupees per unit. और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन जितना भी कैपिटल रेज होता है ड्यूरिंग द NFOs, उतना यूनिट्स एलोकेट हो जाता है. So that is considered as net asset value. The next, देखो दोस्तों, इन दोस्तों के लिए अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ तो एंड ऑफ द डे मेरे भी कुछ चार्जेस रहेंगे. मेरे को एज अ रिसर्च टीम होगा, उनको भी कुछ एज अ सैलरी देना पड़ेगा. मेरे खुद के खर्चे के लिए मेरे को कुछ चार्ज करना पड़ेगा. सो फॉर दैट रीजन मैंने इन सभी इन्वेस्टर्स को बोला कि आई एम गोइंग टू चार्ज यू ऑन अ ईयरली बेसिस 1% of your AUM. So let's say अगर आज AUM of the fund is 10 lakh rupees, तो मैं 1% on a yearly basis charge करूंगा, which is 10,000 on the yearly basis. Tomorrow when it grows to 20 lakhs, as a fund manager, मेरा expense ratio और मेरा maintenance charges आप बोल सकते हो, in which all the charges are included, जहाँ पे research team का salary हो जाता है, मेरा expense का हो जाता है, marketing expenses हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है. That will come to 20,000 on a yearly basis since our AUM has grown from 10 lakhs to 20 lakhs. So हमेशा याद रखना दोस्तों, म्यूचुअल फंड के चार्जेस आर नॉट applied on the initial investment but on the current value. Then it comes entry load. Entry load normally कोई कुछ चार्ज नहीं करता है, which means अगर कोई दोस्त मेरे को पैसा दे रहा है, so it is good for me, तो मैं उसको चार्ज क्यों लगाऊंगा. That is about entry load. Next is exit load. Usually exit load in an equity mutual fund एक साल में 1% के आसपास लगाते हैं. That is because मेरे को 10 लाख रुपए इन्होंने दिया हुआ है टू इन्वेस्ट. सो जब मैं इन्वेस्ट करूंगा, जब मेरी रिसर्च टीम एनालिसिस करेगी, तो दे वुड हैव थॉट इन माइंड कि ये कैपिटल हम लोग मिनिमम कुछ ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं. अब कोई 2-3 दोस्त लोग बोल दे कि मेरे को अपने पैसे निकाल लेने हैं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट थीम होगा वो डिसरप्ट हो जाएगा. इट्स गोना गेट इम्पैक्टेड. विद दैट रीजन ओनली हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जिट लोड लगाते हैं, विच मीन्स अगर किसी ने पैसे 1 साल के पहले निकाल लिए, तो वो जितना भी पैसे निकालेगा, बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसके ऊपर 1% चार्ज लगाएंगे. कोई भी म्यूचुअल फंड्स में देखोगे तो आप एग्जिट लोड को डेफिनेटली देखना.
उसमें एक परसेंटेज रहेगा, विच मीन्स कि आपको उतना परसेंटेज चार्ज होगा if you withdraw or if you redeem the investments within a specified period of time. Next, कई बार आपने सुना होगा कि मैंने ये स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है या मैंने वो स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो ये स्कीम्स होती क्या है? जब मेरे दोस्तों ने मेरे को इन्वेस्टमेंट करने का बोला, मेजरली ये सारे दोस्त यंगस्टर्स हैं। सो ये बोलेंगे कि भाई हम लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है, तू इक्विटी में पैसा लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 4 साल 5 साल के बाद कैपिटल चाहिए होगा, तो तू इक्विटी में पैसा लगा दे। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज इक्विटी स्कीम या तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जहां पे मोर देन 65% मेरा इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में होगा। जब अपना इन्वेस्टर्स का साइकोलॉजी या इन्वेस्टर्स का रिक्वायरमेंट इज समथिंग टुवर्ड्स द फिक्स्ड इनकम, या तो उनको चाहिए होता है कि मेरे को स्टेबल रिटर्न चाहिए, मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो हम लोग बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। सो ये आपका डेट रिलेटेड स्कीम हो गया, तो ये हो जाएगा आपका डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम। यहाँ पे आपके रिटर्न्स बहुत ही स्टेबल होते हैं दोस्तों, आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेगा बिकॉज ये सारे उतने रिस्की नहीं होते हैं। द थर्ड वन इन विच कई लोग होंगे कि यार देख मैं रिस्क लेने के लिए तो तैयार हूँ बट इक्विटी जितना रिस्क नहीं ले सकता, मेरे को थोड़ा सा स्टेबल भी चाहिए, थोड़ा रिस्क भी चाहिए। तो उनके लिए ना हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड में क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन जहां पे एज अ फंड मैनेजर आई विल स्विच बिटवीन इक्विटी एंड डेट एज पर द मार्केट सिनारियोज। अगर मार्केट में रिस्क ज्यादा हो जाएगा देन आई विल शफल माई कैपिटल into the debt oriented instruments, या तो जब मार्केट बहुत ही अच्छा चल रहा होगा then I will start moving my investments onto the equity। ये हो जाता है हाइब्रिड स्कीम्स। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट इज मनी मार्केट स्कीम्स, जहां पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं दोस्तों जिनको चाहिए होता है कि मेरे को सिर्फ 10 दिन के लिए पैसे चाहिए, मेरे को सिर्फ 15 दिन के लिए पैसे चाहिए। सो ये सारे हो जाते हैं मनी मार्केट स्कीम्स, जहां पे बहुत ही लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इनका रिटर्न्स बहुत ही कम होता है even compared to the debt mutual funds. So I'm not saying these are the only schemes, but these are just for the explanation purpose. In future videos, I will cover more onto the schemes and I will explain in detail कि ये schemes कैसे काम करते हैं और इनका structure क्या होता है। Alright? नेक्स्ट, आप लोग जब स्कीम पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ आता है डू यू वांना इन्वेस्ट इन द ग्रोथ और द डिविडेंड ऑप्शन। ये बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, यू कैन प्लीज पॉज द वीडियो एंड सी व्हाट आर दीज ऑप्शंस। बट इन अ नटशेल अगर मेरे को एक्सप्लेन करना हुआ तो आप ऐसे समझ लो, ग्रोथ ऑप्शन में जो भी प्रॉफिट्स एज अ म्यूचुअल फंड हाउस प्रॉफिट्स अर्न करेंगे हम लोग उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं इन द म्यूचुअल फंड इटसेल्फ। इन द डिविडेंड ऑप्शंस profits are distributed, the earnings are distributed as dividends। So कई बार आप देखोगे जो भी रिटायर्ड हो जाते हैं या जिनको रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट होती है वो चूज करते हैं कि मेरे को डिविडेंड ऑप्शन दिया जाए सो दैट रेगुलरली मेरे को कुछ डिविडेंड्स यहाँ से मिलते रहे। ऑलराइट दोस्तों, so I'm not going to go in complete details for all the 10 points mentioned here. If interested, please go through, but this is the nutshell. What is the difference between growth and the dividend option? The next, मेरे दोस्त लोग मेरे साथ इन्वेस्टमेंट्स क्यों करेंगे? इफ निफ्टी इज गिविंग 15% रिटर्न और अगर मैं 15% से ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ देन मेरे दोस्त या मेरे इन्वेस्टर्स मेरे को 2% या 1% ऑफ द फीस क्यों देना पसंद करेंगे? सो दैट्स द रीजन टू जज माई परफॉर्मेंस we have something called as benchmark. So here in our example जब मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी के अगेंस्ट में मेरा परफॉर्मेंस जज किया जाएगा, सो अगर निफ्टी 15% रिटर्न दे रहा है, सो फॉर मी टू प्रूव माई एक्सपर्टीज आई शुड बी कंटिन्यूअसली एबल टू जनरेट मोर देन 15% रिटर्न एंड I should be able to beat the benchmark over the number of years. So depending on my performance, my investors are going to invest with me and उससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ओके, इन अ बैड मार्केट सिनारियो अगर निफ्टी 30% से ड्रॉप हो रहा है एंड इफ माय म्यूचुअल फंड स्कीम इज ड्रॉपिंग ओनली बाय 20% या 25%, माय इन्वेस्टर्स विल स्टिल बी हैप्पी बिकॉज एज एन निफ्टी एज अ ब्रॉडर बेंचमार्क वो 30% से ड्रॉप हुआ बट एज एन इन्वेस्टर्स उनका इन्वेस्टमेंट कैपिटल सिर्फ 20% से ड्रॉप हुआ है, सो दे वुड बी स्टिल हैप्पी विथ मी एंड दैट्स हाउ बेंचमार्क्स play an important role in deciding the performance of the fund manager. Okay दोस्तों, so ये थे हमारे कुछ common terminologies which are used in the mutual fund industry. I hope आप लोगों को ये वीडियो informative लगा होगा. So before we come to an end of the video, let's take the summary. आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा. So the very first point, AUM is nothing but the total corpus
that is accumulated. So in our example 10 lakh was the corpus accumulated, so that becomes our AUM. The NFO in which we saw, हम लोग ने NFO ओपन किया था 1st of November को एंड 30th of November को हम सब्सक्रिप्शन क्लोज करेंगे। उसके बाद अपना म्यूचुअल फंड स्कीम विल बिकम लाइव इन द मार्केट। एंड NFO का अगर आप नेट एसेट वैल्यू देखोगे तो दैट बिकेम 10 रुपीज, सो दैट बिकम्स NAV। द नेक्स्ट वन दैट आई एक्सप्लेन वाज रिगार्डिंग द चार्जेस, कि चार्जेस होते कैसे हैं, बिकॉज कई बार दोस्तों कई लोग को ये पता नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड्स में चार्जेस होते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज चार्जेस आर यूजुअली एडजस्टेड इन द नेट एसेट वैल्यूज, और इन द रिटर्न्स जो आपको दिखता है उसमें ये सब एडजस्टेड होता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि ये स्कीम में चार्ज होता भी है कि नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स जो हमने देखा, इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड, हाइब्रिड्स या लिक्विड कैटेगरीज, मनी मार्केट कैटेगरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दोज आर द डिफरेंट टाइप्स of schemes that are available in the industry. And the last but not the least that we saw was regarding what is the difference between a growth option and the dividend option. Alright, that's all दोस्तों for now. And एक बात हमेशा याद रखना, मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगवाया, मनी भाई से काम नहीं करवाया, तो मनी भाई आपसे जीवन भर काम करवाते रहेंगे। सो दोस्तों मनी भाई को काम पे लगाओ, मनी भाई से काम कराओ, ताकि आपको जीवन भर काम ना करना पड़े। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, टेक केयर।